नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है अपने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये वैसे तो अधिगम के साथ पढ़ा जाता है, परंतु कुछ कारणों से कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए ये टॉपिक हम अब ले रहे हैं, अधिगम के तुरंत बाद न लेकर। तो आप इसे ध्यान से समझें, अच्छे प्रश्न बनते हैं और समझने लायक टॉपिक है। सामान्यतया विद्यार्थियों की समस्या यही रहती है मनोविज्ञान में या शिक्षण अभिक्षमता में या शिक्षा शास्त्र में कि उनको तथ्यात्मक चीज़ें तो याद रहती है, परंतु वो व्यवहारिक रूप से याद नहीं रहती, और अपने जो व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं तो वो उनके गलत हो जाते हैं, या फिर विद्यार्थियों को शिकायत रहती है कि पढ़ाए हुए मैटर में से प्रश्न नहीं मिले। तो देखिए, प्रश्न पढ़ाए हुए मैटर में से ही मिलते हैं, सभी अध्यापकों के मैटर में से मिलते हैं लगभग। बस ये होती है कि हम वो जो टॉपिक है उसकी तथ्यात्मक जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक जानकारी हमारे पास नहीं होती, हम उसको प्रैक्टिकली लागू नहीं कर पाते, तो फिर हमें व्यवहारिक प्रश्न वहाँ पे नहीं आते एग्जाम में। तो हम देखते हैं अभिप्रेरणा है क्या। पहले सबसे बड़ी चर्चा यही करेंगे, जितने भी अपने मनोविज्ञान में टॉपिक है सबसे ज़्यादा चर्चा व्यवहारिक रूप से करें तो वो अभिप्रेरणा है, क्योंकि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा तथ्य है जिसे हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते। अभिप्रेरणा की अनुभूति व्यक्ति आंतरिक रूप से कर सकता है, और अनुभूति करना भी बहुत ही जटिल है इसका। तो अभिप्रेरणा क्या है देखें। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, या कहें कि हमसे वो कार्य करवाती है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए हमारे मन में, हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति काम करती है, एक अदृश्य बल काम करता है, और उस बल या शक्ति के कारण ही हम उस कार्य को करते हैं। यदि वो शक्ति हमारे भीतर आंतरिक रूप से काम नहीं करे तो फिर हम उस कार्य को भी नहीं करेंगे। प्राणी, इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं जो कोई ना कोई कार्य करते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा छिपी होती है, एक आंतरिक शक्ति छिपी होती है। भले हम चिड़िया को देख लें, चिड़िया घोंसला बनाती है, वो घोंसला बनाती है तो इसके लिए भी उसके भीतर एक आंतरिक शक्ति कार्य कर रही है जो उसे घोंसला बनाने के लिए प्रेरणा दे रही है, घोंसला बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। यदि उसके भीतर वो शक्ति नहीं होगी तो वो घोंसले का निर्माण भी नहीं करेगी। इसके अलावा देखें, हम भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, उन सब कार्यों के लिए हमारे भीतर कोई ना कोई एक ऐसी प्रकार की शक्ति है जो शक्ति हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है। कोई भी कार्य कर ले हम, भले ही भोजन करना, व्यवसाय करना, नहाना, दौड़ लगाना, व्यायाम करना, कोई भी कार्य हो, अध्ययन करना, पढ़ाई करना, इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति कार्य करती है जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है। यदि वो शक्ति कार्य नहीं करे तो हम उस कार्य को भी नहीं करेंगे। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं, तो हम उन्हीं कार्यों को नहीं करते हैं जिन कार्यों को करने के लिए हमारे भीतर ये अदृश्य शक्ति नहीं होती, या कहें कि हमारे भीतर अभी प्रेरणा नहीं होती। यानी हम उन्हीं कार्यों से बचते हैं जिनके लिए हमारे भीतर अभी प्रेरणा नहीं है, और यदि उस कार्य के लिए हमारे भीतर अभी प्रेरणा उत्पन्न हो जाए तो हम उस कार्य को करने लग जाएंगे। जैसे हम उदाहरण लें, एक बालक था, उसने बीएड कर ली, और बीएड करने के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, बिल्कुल वो
अकर्मण्य रूप से बिल्कुल घूमता रहता है, फिरता रहता है, इधर उधर बैठता है दोस्तों में, घर पे आकर खाना खाकर सो जाता है। उसने बीएड कर ली, शिक्षण प्रशिक्षण ले लिया, पर वह किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है। देखें, जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो कुछ दिनों बाद अपने दोस्त से मिलता है, जिस दोस्त ने उसके साथ बीएड की थी, शिक्षण प्रशिक्षण लिया था। तो वो अपने दोस्त को देखता है कि उसका दोस्त एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आता है, और जब वो गाड़ी से उतरता है, नई गाड़ी से, अच्छे कपड़े पहने रहता है, और वो वहाँ से निकलता है तो सभी उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो उसने भी अपने दोस्त का स्वागत किया। उसने आश्चर्य किया कि ये मेरा तो कोई स्वागत ही नहीं कर रहे, ये सब तो इसका स्वागत क्यों कर रहे हैं, और मैं तो बिना गाड़ी घूम रहा हूँ। जब हमने बीएड की थी तब तो हमारी स्थिति एक जैसी थी, आज इसके पास नई गाड़ी आ गई और सब इसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सब मेहमान इसका स्वागत कर रहे हैं, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो अपने दोस्त से जाकर मिला, दोस्त से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। तो उसके दोस्त ने कहा कुछ नहीं, मेरा प्रथम श्रेणी स्कूल लेक्चरर जो व्याख्याता है वो मेरे पास पद है, यानी मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और वो भी फर्स्ट ग्रेड यानी लेक्चरर हूँ। तो उसको समझ में आ गया कि यार ये जो इसके पास गाड़ी है ये क्यों है, और सभी इसका रेस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसने ये बात समझी कि आज इसके पास पद है तो इसके पास अच्छी सुविधाएं भी है, और इसके पास अच्छी गाड़ी है, और सब इसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और आज मेरे पास पद नहीं है तो मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उस व्यक्ति ने, वो जो इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में एक उत्तेजना उत्पन्न हुई कि नहीं, मुझे भी पद प्राप्त करना है, मेरा भी सब रेस्पेक्ट करें, मैं भी ऐसे ही गाड़ी में घूमूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो उसने बस सोच लिया कि नहीं, मुझे अब प्राप्त करना ही है पद, और वो वहाँ से चला जाता है उस समारोह से जहाँ भी वो मिले थे, और अगले दिन से वो पुस्तकें खरीदकर तैयारी करने लग जाता है और पूरे मनोयोग से तैयारी में जुट जाता है। अब देखें दोस्तों, इस व्यक्ति की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और आज उसकी ये स्थिति हो गई कि वो समारोह में भी नहीं रुका, तुरंत आते उसके इतना जुनून आ गया कि बस तैयारी ही करनी है। तो इस व्यक्ति में हम देखें तो बाह्य रूप से तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाहर से तो वो पहले जैसा था अब भी वैसा ही है, परंतु उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो गई, जो शक्ति उसके भीतर पहले नहीं थी। ये अदृश्य शक्ति, ये मानसिक स्थिति, ये व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा जो है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा, जो व्यक्ति में बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती है। हम कहें कि पहले वो तैयारी क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके भीतर उस कार्य को करने के लिए कोई आंतरिक शक्ति काम नहीं कर रही थी, या कहें कि उसके लिए उसके पास क्या नहीं थी, अभिप्रेरणा नहीं थी। परंतु उसने उस समारोह में जो घटनाएं देखी, उन घटनाओं को देखने के बाद उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई, उसके भीतर एक मानसिक स्थिति उत्पन्न हुई, एक अवस्था उत्पन्न हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के प्रभाव से वो उस कार्य को करने लग गया। तो देखें, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक आंतरिक स्थिति होती है, हमारी एक मनोदशा होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है। वो अदृश्य शक्ति ही क्या होती है, अभिप्रेरणा। जब उस व्यक्ति के पास, उस बालक के पास अभिप्रेरणा नहीं थी तो उस कार्य को नहीं कर रहा था। जब उसके भीतर अभिप्रेरणा आई तो वो उस कार्य को करने लग गया। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमसे वो कार्य भी करवा देती है जिस कार्य में पहले हमारी रुचि नहीं थी। यानी जिस कार्य के प्रति रुचि नहीं थी, यदि उस कार्य के प्रति हमारे भीतर अभिप्रेरणा आ जाती है तो हम उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो ये है अभिप्रेरणा, अर्थात
प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के भीतर क्या होती है, कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य होती है। एक और उदाहरण समझें। देखें, अभिप्रेरणा सभी पढ़ते हैं, सभी पुस्तकों में है, सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, पर हमें पहले व्यवहारिक समझनी है। यदि इस अभिप्रेरणा की जड़ समझ में आ गई तो पूरी अभिप्रेरणा में कुछ भी नहीं है, चीज़ें हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं उदाहरण रामचरितमानस की एक घटना लेते हैं। रामचरितमानस की एक घटना है जिसमें क्या होता है कि जो एक दल जाता है अंगद के नेतृत्व में, जिसमें जामवंत, हनुमान जी और भी कई बड़े बड़े योद्धा होते हैं, और वो सीता मैया की खोज में जाते हैं, उनका पता लगाने जाते हैं। तो ये जो अंगद के नेतृत्व में जो दल गया था, ये समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। इनको पता भी लग जाता है कि भाई सीता मैया जो है वो 100 योजन समुद्र पार एक लंका नाम का नगर है, वहाँ पर है। परंतु दिक्कत उनके सामने ये रहती है, समस्या ये रहती है कि 100 योजन समुद्र को लांघ कर कौन जाए। उस दल के सामने यह समस्या रहती है। सबसे कहा जाता है, कोई तैयार नहीं होता। हनुमान जी से भी कहा जाता है कि भाई आप जाओगे, तो सभी योद्धा कहते हैं कि हनुमान जी क्या जाएंगे, हनुमान जी कौन से बड़े योद्धा हैं, हनुमान जी तो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, उनसे बड़े योद्धा तो अंगद है, अंगद को भेजो। तो जामवंत जी जो अनुभवी व्यक्ति थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सामर्थ्य हनुमान में ही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मेरे में क्या सामर्थ्य है, मेरे तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जा सकता, इस 100 योजन समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। इस समय जो हनुमान जी इस कार्य के लिए मना कर रहे हैं, ये इस कारण मना कर पा रहे हैं क्योंकि इस कार्य के को करने के लिए उनके भीतर एक आंतरिक शक्ति होनी चाहिए थी, एक आंतरिक स्थिति होनी चाहिए थी, जिसे हम क्या कर रहे हैं, अभिप्रेरणा। अभी उनके भीतर क्या नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है। किंतु जामवंत जी जो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि नहीं हनुमान जी, आप जा सकते हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप याद करो, बचपन में आपने सूर्य का भक्षण कर लिया था, सूर्य को वहाँ जाके मुंह में निगल लिया था, आपने ऐसे ऐसे बहादुर कार्य किए, आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, आप ऐसा सामर्थ्य रखते हो। ये सब चीज़ें जामवंत जी द्वारा हनुमान जी से कही गई। और ये सब कहने के बाद हनुमान जी ने अचानक एक उनके भीतर एक उत्तेजना उत्पन्न हुई और वो तुरंत एक बड़ा आकार बना लेते हैं और एक ही छलांग में वो लंका की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं। तो देखें, जिस कार्य के लिए हनुमान जी ने मना कर दिया था उसी कार्य को वो करने लग जाते हैं और इतनी उत्तेजना के साथ करने लग जाते हैं कि वो सुनते ही तुरंत उछलकर लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ हनुमान जी की 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति तो वो है जिसमें उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान करने से मना कर दिया था। एक दूसरी स्थिति है जिसमें वो बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही उत्तेजना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में हनुमान जी में बाह्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाहर से वो पहले जैसे थे, अंदर से भी बाहर से पहले जैसे थे, अब भी वैसे ही है। किंतु अंतर ये हुआ कि पहले उनके भीतर एक आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। और जामवंत जी के वचन सुनने के बाद हनुमान जी के भीतर एक आंतरिक अवस्था उत्पन्न हुई, एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हुई। ये आंतरिक शक्ति ही क्या है, अभिप्रेरणा है। यानी जिस कार्य के लिए व्यक्ति के भीतर रुचि नहीं थी, उसी कार्य को करने के लिए उसके भीतर रुचि आ जाना या उत्तेजना आ जाना, यही क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये अभिप्रेरणा समझने में के लायक है। इसमें तथ्यात्मक चीज़ें तो हमें पढ़नी होती है, पर वो तब समझ में आती है जब हमें व्यवहारिक चीज़ें समझ में आई। ये हमने अलग अलग उदाहरण लिए अभिप्रेरणा के कई उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जितने भी कार्य करते रहते हैं सबके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा होती है। एक चिड़िया का उदाहरण लें।
एक चिड़िया है जो दिन भर अपना गुजारा करती है, कहीं से कुछ दाने खा के, कीड़े मकोड़े खा के, परंतु वो अपने लिए घोंसले का निर्माण नहीं करती। एक चिड़िया का उदाहरण ले रहे हैं, वो घोंसले का निर्माण नहीं करती है, वो इधर उधर कहीं भी बैठ जाती है। वो घोंसले का निर्माण नहीं कर रही है क्योंकि अभी घोंसला निर्माण के लिए उसके भीतर क्या नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, एक आंतरिक शक्ति नहीं है। किंतु कुछ दिनों बाद प्रजनन काल आता है, उसका प्रजनन का समय आता है, यानी कुछ दिनों बाद उसको पता लगता है कि कुछ दिनों बाद मेरे से अंडे उत्पन्न होने वाले हैं जिसमें से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। तो अब उसके भीतर ये एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हुई क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घोंसले की व्यवस्था करनी है। तो फिर वो क्या करती है, घोंसले का निर्माण करने लग जाती है। वो घोंसले का निर्माण इसलिए कर रही है क्योंकि घोंसला निर्माण के लिए उसके भीतर एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हुई, एक उत्तेजना उत्पन्न हुई। वो उत्तेजना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जितने भी कार्य करते हैं उन सब कार्यों के लिए हमारे भीतर कोई ना कोई उत्तेजना होती है। उसी उत्तेजना को हम अभिप्रेरणा कहते हैं, या कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा से ही हम कार्य को प्रारंभ करते हैं। और इसी प्रकार हम जो अधिगम करते हैं उस अधिगम का भी मूल जो आधार है, या कहें कि अधिगम की जो शुरुआत है वो भी जिसके द्वारा की जाती है वो क्या है, अभिप्रेरणा। यानी अधिगम की शुरुआत भी अभिप्रेरणा से ही होती है। जब व्यक्ति के भीतर कोई अभिप्रेरणा होती है तब व्यक्ति अधिगम के लिए जुट जाता है। यानी कोई मोटिवेशन होता है तब व्यक्ति उस कार्य को करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। हम आगे चर्चा भी करेंगे। इस अभिप्रेरणा का संबंध हमारी आवश्यकताओं से भी होता है। जब हमारे सामने कोई आवश्यकता आती है तो हम उसकी पूर्ति के लिए हमारे भीतर जो परिवर्तन होते हैं उसे हम अभिप्रेरणा समझेंगे, आगे समझेंगे। अभी तो अभिप्रेरणा का अर्थ समझ रहे हैं। हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कभी कभी होता है कि हमारी रुचि नहीं होती कंपटीशन की तैयारी करने की, पर कोई हमारा मार्गदर्शन करता है, कोई हमें मोटिवेट करता है, कहता है कि तैयारी कर लो, बहुत अच्छा पद प्राप्त हो जाएगा, आराम की नौकरी रहेगी, जीवन के सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, अच्छी सुविधाएं होगी, आपके पास गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, अच्छी समाज में वैल्यू होगी। तो ये सब सुनने के बाद हमारी क्या होती है कि कंपटीशन की तैयारी करने की इच्छा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने जो भी बातें कही थी उससे हमारे भीतर कुछ परिवर्तन हुए जो बाहर से नहीं दिखे। वो परिवर्तन, उन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, वो क्यों देखते हैं, ताकि हमारे भीतर क्या आ जाए, अभिप्रेरणा आ जाए। तो ये अभिप्रेरणा है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। अब लैंग्वेज में समझते हैं जो हमने लिख रखी है बोर्ड पे, देखें। अभिप्रेरणा इंग्लिश में इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मोटम से हुई है, जो लैटिन शब्द है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, या कहें कि कोई क्रिया। मोटम का अर्थ क्या है, कोई क्रिया, अर्थात किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमारे भीतर जो उत्तेजना पाई जाती है वो उत्तेजना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। और इस उत्तेजना से ही हम वो कार्य करते हैं। जैसे तैयारी करने की उत्तेजना, सीखने की उत्तेजना, कोई हमारी रुचि का काम करने की उत्तेजना, खेलने की उत्तेजना, ये सब उत्तेजना ही हमसे कार्य करवाती है। इसके बाद देखिए कुछ परिभाषाएं भी समझते हैं। जो टीचिंग कंपटीशन की, टीचर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या थर्ड ग्रेड, वो तो इन सभी परिभाषाओं को याद रखें। और जो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और उनको केवल शिक्षण अभिक्षमता पढ़नी है, उनके लिए मुख्यतया स्किनर की परिभाषा ही महत्वपूर्ण होती है। और यदि वो और मेहनत कर सकते तो उडवर्थ की भी संभावना रहती है परिभाषा बनने की। तो याद इन दो को कर सकते हैं और टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले तीनों को कर सकते हैं।
पर समझनी सभी है। इन परिभाषाओं में जो बातें कही गई है उन बातों को हमें समझना है। स्किनर क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कहने का मतलब है कि जिस पथ पर अधिगम चलता है वो पथ अभिप्रेरणा है, या कहें कि अभिप्रेरणा नहीं हो तो फिर अधिगम भी नहीं चल सकता। और ये बात सत्य भी है। अधिगम का प्रारंभ जिस पद से होता है वो है अभिप्रेरणा। यदि अभिप्रेरणा नहीं होती तो फिर अधिगम नहीं चल पाता है। तो स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी अभिप्रेरणा एक ऐसा मार्ग है जिस पर ही अधिगम चलता है, या कहें कि अधिगम को मार्ग प्रदान करने वाली अभिप्रेरणा है। अधिगम की शुरुआत भी अभिप्रेरणा से होती है। उड्वर्थ, देखिए एक बात को मैं अलग अलग एंगल से कर रहा हूँ ताकि आपको अधिकतर चीज़ें सुनकर ही याद हो जाए। अगली है उड्वर्थ की परिभाषा। उड्वर्थ क्या कहते हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। इन्होंने क्या क्या कहा? किसी काम को प्रारंभ करने प्लस जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। यानी अभिप्रेरणा हमसे कार्य प्रारंभ भी करवाती है, उस कार्य को जारी भी रखती है और नियंत्रित भी करवाती है। और बिल्कुल सही बात है, अभिप्रेरणा जो होती है वो लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहती है। अभी आगे चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा कोई भी कार्य है उसको प्रारंभ करती है, उस कार्य को नियंत्रित भी करती है और उस कार्य को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और उसको नियंत्रित करती है। बर्नार्ड कहते हैं, देखें हमने जो उदाहरण लिए थे हनुमान जी के, इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के, वो उदाहरण यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि जिस लक्ष्य के प्रति कोई रुचि नहीं थी, हमने जो उदाहरण लिया था पहला, उस व्यक्ति की कंपटीशन की तैयारी करने के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेक्चरर बनने की कोई रुचि नहीं थी। तो जिस लक्ष्य के प्रति कोई रुचि नहीं थी उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना, उसके भीतर ऐसी उत्तेजना है कि वो तुरंत तैयारी करने लग गया। तो जिस लक्ष्य के प्रति कोई रुचि नहीं थी उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना को ही क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। हनुमान जी का भी उदाहरण ले सकते हैं। 100 योजन समुद्र लांघने की उनके भीतर कोई रुचि नहीं थी, परंतु जामवंत जी ने उनके भीतर क्या डाली? अभिप्रेरणा डाली। तो उनके भीतर उस समुद्र को लांघने के लिए क्या आ गई? उत्तेजना आ गई। या हमने जिस विद्यार्थी का उदाहरण लिया था उसकी कंपटीशन की तैयारी करने में कोई रुचि नहीं थी, परंतु उसने अपने दोस्त को देखा, गाड़ी से उतरते हुए देखा, उसका सम्मान होते हुए देखा, उसकी वेशभूषा को देखा, तो उसके भीतर क्या उत्पन्न हो गई? अभिप्रेरणा उत्पन्न हो गई, एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हो गई। और इस अभिप्रेरणा से उसके भीतर कंपटीशन की तैयारी करने की क्या आ गई? उत्तेजना आ गई। तो जिस कार्य के लिए उसके भीतर रुचि नहीं थी उसके प्रति भी उसके भीतर उत्तेजना आ गई। ये जिसके कारण आई वो क्या है? अभिप्रेरणा। इसके बाद देखें अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं भी हम समझते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषता तो ये है कि अभिप्रेरणा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए पहली, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं, इसके भीतर इस प्रश्न के उत्तर में क्या छुपी है? अभिप्रेरणा। यानी हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं उसका उत्तर ये है कि उस कार्य के लिए हमारे भीतर क्या है? अभिप्रेरणा है। तो कोई भी कार्य करें, अगर पूछा जाए कि वो कार्य हम क्यों कर रहे हैं तो उस क्यों का उत्तर क्या है? अभिप्रेरणा। कहने का मतलब ये है कि हम उस कार्य को इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उस कार्य को करने के लिए हमारे भीतर क्या है? अभिप्रेरणा है। तो हम कहेंगे कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। अरे अभिप्रेरणा हमें बाहर दिखाई देती है क्या? आज हमने उदाहरण लिए, कक्षा में लिए, वो जो विद्यार्थी था जो तैयारी नहीं कर रहा था, अब उसके भीतर अभिप्रेरणा आ गई तो वो तैयारी करने लग गया। लेकिन क्या हमें उसकी अभिप्रेरणा बाहर से कोई परिवर्तन के द्वारा दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये तो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है। वो अंदर से मोटिवेट होता है, वो उसका मोटिवेशन हमें बाहर दिखाई नहीं देता है।
हाँ, ये होता ही जरूर कि वो व्यवहार कर लेता है, पर हमें तो व्यवहार दिख रहा है। जैसे उसके कुछ व्यवहार को देख के हम कह दे कि अभिप्रेरणा है, तो वो तो केवल हमने व्यवहार देखा है, उसकी अभिप्रेरणा तो उसके अंदर है। तो हम कहेंगे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की कौन सी अवस्था है? आंतरिक अवस्था है। फिर देखें, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य से उन्मुख होता है, यानी अभिप्रेरणा के बाद हम जो व्यवहार करते हैं वो हमें किसकी ओर ले जाता है? लक्ष्य की ओर ले जाता है। या कहें कि अभिप्रेरणा से हम जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है, तथा अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहती है। देखें, हमारे भीतर जो अभिप्रेरणा होती है वो तब तक हमारे भीतर बनी रहती है जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहती है। इसके बाद देखें, अधिगम की कुंजी अभिप्रेरणा के हाथ में है, यानी अधिगम की सफलता किस पर डिपेंड करती है? अभिप्रेरणा पर डिपेंड करती है। या कहें कि अधिगम की कुंजी, या कहें कि अधिगम में प्रवेश, कुंजी का मतलब प्रवेश, हम अधिगम में तभी प्रवेश करेंगे, या कहें कि हम अधिगम तभी प्रारंभ करेंगे जब हमारे भीतर उस अधिगम के लिए क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। यहाँ कुंजी का अर्थ प्रवेश लिया जाता है। तो अधिगम में हम प्रवेश या अधिगम का प्रारंभ तभी करेंगे जब अधिगम के लिए हमारे भीतर क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। तो कहने का मतलब अधिगम की कुंजी किसके हाथ में है? अभिप्रेरणा के हाथ में है। इसके बाद देखें, अभिप्रेरणा वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे आसपास का वातावरण हमारी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। हम देखते भी हैं, जैसे किसी परिवार में सभी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, तो उस परिवार के बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब की रुचि रखते हैं या उसके लिए मोटिवेट होते हैं। या किसी गांव में जैसे कोई आर्मी से ज़्यादा होते हैं, किसी गांव के जैसे अधिकतर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करते हैं उनमें आर्मी में ज़्यादा हैं, तो उस वहाँ का जो वातावरण है ना वो ऐसा बन जाता है कि बाद के जो बच्चे होते हैं उनमें भी आर्मी में जाने के लिए मोटिवेशन पाया जाता है। जैसे किसी गांव में 5 व्यक्ति हैं, वो आर्मी में है, 5 व्यक्ति आर्मी में है, तो फिर पीछे की पीढ़ी भी जो आती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी अपने आप उस वातावरण से आर्मी में जाने के लिए एक अभिप्रेरणा आ जाती है। किसी परिवार में पुलिस में ज़्यादा हैं, तो उस परिवार के बच्चे में अपने आप एक ऐसे भी अभिप्रेरणा आ जाती है वातावरण से कि वो भी पुलिस में जाने के लिए कहता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा किससे प्रभावित होती है? वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो ये है हमारे अभिप्रेरणा। हमने आज इसका अर्थ समझा है, कुछ परिभाषाएं ली है, विशेषताएं देखी है। देखें दोस्तों, अभिप्रेरणा में अभी और भी पढ़ेंगे। यदि आज की कक्षा को आपने ध्यान से समझ लिया, अभिप्रेरणा का अर्थ आपने ध्यान से समझ लिया, तो आने वाले जो इसके बिंदु है अभिप्रेरणा में जितना भी मैटर है बिल्कुल आपको इमेज होगा, व्यवहारिक रूप से आप उसको समझ पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद।